हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोडिंग यूपीएससी चैनल। मेरा नाम है दिनेश जीलिया और मैं पिछले 4 सालों से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने साथ में 2 मेंस भी लिखे हैं, एक 2022 में और एक हाल ही 2023 में। आज हम चर्चा करेंगे एक करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान समेत 5 राज्यों में इलेक्शन डेट अनाउंस कर दी है और इलेक्शन डेट अनाउंस करने के इमीडिएट इफेक्ट्स है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने 9 तारीख को 12 बजे इलेक्शन अनाउंस किया था, उसी के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता जो है वो इम्पोजिशन में आ जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है और इसके इम्पोजिशन में आने से, इसके इम्पैक्ट में आने से क्या क्या चेंजेस होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। तो उससे जानने से पहले हमें ये चर्चा करनी होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स। ठीक है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को पावर है टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक टूल की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह के रूल्स एंड सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि बहुत सारी बातें जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और कैंडिडेट्स के लिए प्रेस्क्राइब करती है कि क्या उन्हें इलेक्शन के टाइम करना चाहिए और क्या इलेक्शन के टाइम नहीं करना चाहिए। ये क्यों इम्पोजिशन में लाया जाता है? क्योंकि जो पार्टी इन पावर होती है और जो ओपोजिशन पार्टीज होती हैं वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट मशीनरी का कोई मिसयूज नहीं कर पाए, साथ ही इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर कंडक्ट हो। ठीक है, किसी तरह की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी के साथ भी, किसी के निष्पक्षता के साथ इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए और इसी के लिए कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है। इसका ओरिजिन हम ट्रेस करते हैं केरला के स्टेट असेंबली इलेक्शन में 1960 में। तब केरला के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया था केरला के इलेक्शन के लिए। बाद में 1962 ने इलेक्शन कमीशन ने इसको अडॉप्ट करते हुए लोकसभा इलेक्शन में इसको जारी किया था। लेकिन ये खाली एक गाइडलाइन था, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सेल्फ इसको अडॉप्ट करती थी। ठीक है, वॉलंटरी अडॉप्ट करती थी। बाद में इलेक्शन में बहुत सारी मॉल प्रैक्टिसेस होने लगी। जैसे कि आप जानते हैं कि 60s से 90s के समय का बीच ये समय था जब बूथ कैप्चरिंग, लूटिंग, ठीक है, और फर्जी वोटिंग वगैरह जो है वो पीक पे थी। तब इलेक्शन कमीशन ने 1991 में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉर्मलाइज किया और उसको मोर स्ट्रिक्टली इंपोज किया। इसमें हम रिमेंबर करते हैं द ग्रेट आईएएस ऑफिसर टी एन सेशन का, जिन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इतना स्ट्रिक्टली इंपोज किया था कि उस समय ये कहावत बन गई थी कि जो टी एन सेशन है वो ब्रेकफास्ट में नेताओं को खाते हैं। इनका कहने का मतलब था कि वो इतना स्ट्रिक्टली जो है वो नेताओं के खिलाफ एक्शन लेते थे कि ये कहावत बन गई थी कि टी एन सेशन जो है वो ब्रेकफास्ट में नेताओं को खाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 2 सीटिंग, जो सेंटर में 2 सीटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको जो है वो हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन भी दी थी। तो ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था और आज के टाइम में ऐसा काम ही देखने को मिलता है। तो थैंक्स टू द ग्रेट आईएएस ऑफिसर टी एन सेशन, जिनकी वजह से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक बेहतरीन तरीके से फॉर्मलाइज हो पाया। अब हम जानेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्पोजिशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या क्या जो है वो कंडीशन इंपोज होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम जानेंगे फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्राउंड रूट लेवल पे जो चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये शायद ही आपको किसी यूट्यूब वीडियो में देखने को मिले, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा यूपीएससी के GS2 पेपर में पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, जिसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या रिलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है और इसके इम्पोजिशन होने के बाद क्या है, क्या प्रोहिबिशन जो है वो इम्पोज होती है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स में। तो जानते हैं कि फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर इम्पोजिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट 24 आवर्स में जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, ठीक है, ऑफिसेज हैं, ठीक है, और जितनी भी तरह की गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनमें अगर कोई वॉल पेंटिंग लगी हुई हो, कोई पोस्टर लगा हुआ हो, कोई पेपर्स लगे हुए हों जिन पे, या कोई शिलालेख लगा हुआ, जैसे कि उद्घाटन पत्रिका जिसको कहते हैं ना, जिसमें कि किसी नेता, मंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, या सरकारी योजनाओं के पोस्टर में अगर उनका नाम है, उनका फोटो है, तो उनको हटाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये राजस्थान का फोटो है जिसमें ये एक पोस्टर था जिसमें किसी मंत्री या एक सीएम का फोटो था। तो ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने 24 घंटे के अंदर अंदर इनको हटा दिया था। रिसेंटली कल ही एक न्यूज़ देखने को मिलेगी कि एक जो मिड डे मील में जो है वो दूध बच्चों को जो है मिल्क प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसमें मुख्यमंत्री की फोटो थी।
तो स्कूल निदेशालय ने ऑर्डर किया था कि उसमें से मुख्यमंत्री की फोटो को हाइड किया जाए। अभी हाल ही में राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक भी हो रहे थे, तो उसमें जो टी शर्ट छपाई गई थी उसमें भी जो है वो मुख्यमंत्री साहब के फोटो थे, तो उच्च अधिकारियों ने उनको टी शर्ट नहीं पहनने के आदेश दिए। तो ये होता है, ठीक है। उसके साथ ही जो ऑफिशियल व्हीकल्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी नेता मंत्री, ठीक है, किसी पॉलिटिकल जो अपॉइंटी होते हैं उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से व्हीकल मिलते हैं उनको जो है वो जब्त कर लिया जाता है फर्स्ट जो है 24 आवर्स में, और उनको मोटर गैराज डिपार्टमेंट में जमा करा दिया जाता है। इसी के साथ ही एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होने लगता है उससे जस्ट पहले बहुत सारे जो है वो गवर्नमेंट के वर्क है वो चालू हो जाते हैं। मैं जैसे कि हाल ही में मैं कल देखा था कि मेरे घर के आसपास की जो सड़कें थी वो जो है वो लगभग जो है वो खोद दी गई थी, उनका काम शुरू हो गया था। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि आचार संहिता लगने से जस्ट पहले जो सरकारी काम शुरू हो गया है वो आचार संहिता लगने के बाद बंद नहीं हो सकता, और जो काम आचार संहिता लगने से के बाद भी शुरू नहीं हुआ है तो वो काम शुरू नहीं हो सकता। यानी कि जो काम पहले से शुरू हो गया है उसको कोई रोक नहीं सकता, जो काम अब तक शुरू नहीं हुआ है वो वापस चालू हो नहीं सकता। और इसके साथ ही गवर्नमेंर्ट जो है वो किसी भी तरह के जो है वो नई स्कीम्स जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को लेकर उनको अनाउंस नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके जो है वो फर्स्ट यानी उसके जो उसके बाद के यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के 48 घंटे के बाद का जो समय है उसमें क्या किया जाता है? डिफेसमेंट ऑफ जो है वो पोस्टर, ठीक है, वॉल पेंटिंग्स, बैनर्स, फ्लैग्स, ठीक है, फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, जहाँ कोई पब्लिक प्लेसेस हो, जैसे कि कोई रोड है, ठीक है, कोई बिजली का पोल है, ठीक है, और कोई भी जैसे गवर्नमेंट का कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, कुछ भी है, अगर उसमें भी कोई ऐसा पोस्टर लगे हुए हो जो कि सरकारी योजनाओं के हों और जिनमें किसी नेता मंत्री के फोटो है तो उनको हटाया जाता है। और फर्स्ट 72 आवर्स में क्या किया जाता है? जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी के घर में भी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई झंडा लगा हुआ है, कोई पोस्टर लगा हुआ है, और यदि उस घर वाले की यानी कि जिसका घर है उसकी अनुमति नहीं है तो वो भी जो है वो हटाने का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से, जैसे कि कोई एक आदमी ये है और वो अपनी मर्जी से अपने घर पर किसी नेता मंत्री या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी कैंडिडेट का जो है पोस्टर या झंडा लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो है वो इम्पोजिशन के आने के बाद क्या क्या जो प्रोहिबिशन है वो इम्पोज होता है। तो सबसे पहले जो प्रोहिबिशन होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स पर जो है वो जो क्रिटिसिज्म करेगी, लेकिन लिमिटेड का मतलब है कि जो भी क्रिटिसिज्म होगा वो उनकी पॉलिसी, वर्क, ठीक है, जो भी उन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए जो डिसीजन लिए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं तक जो है वो क्रिटिसिज्म करेगी, उन पर किसी भी तरह का जो है पर्सनल कमेंट्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स है वो जाति, धर्म, कास्ट, कम्युनल फीलिंग्स का जो है वो यूज नहीं कर सकते फॉर सिक्योरिंग वोट्स, ठीक है। मीटिंग्स एंड रैलीज, अब तक क्या होता था कि मीटिंग्स और रैलीज में खाली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी, लेकिन अब प्रायर इन्फॉर्म करना होगा और उनसे परमिशन भी लेनी होगी, ठीक है। और अगर मान लो किसी एक ही पब्लिक प्लेस पर किसी 2 या 2 से 3 अधिक, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की कोई रैली हो, ठीक है, या कोई सभा हो, कोई मीटिंग हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? तो उस कंडीशन में ये प्रोविजन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट सबसे पहले वहां पे परमिशन लेने जाएगा उसको परमिशन दी जाएगी, उसके बाद आने वाले को उसके बाद में दी जाएगी, और एक मीटिंग होने के लगभग 2 से 3 घंटे का अंतराल किया जाएगा ताकि आपस में जो है वो क्लैशेज नहीं हो। इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में जो अमेंडमेंट किया था आरपी एक्ट में, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट, है ना, 1951 में, और उसमें ये किया था कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है पर जो कैंडिडेट्स है ना, उसमें पहले जो है वो 28 लाख थे पर कैंडिडेट जो है वो एक्सपेंडिचर कर सकता है, उसको 40 लाख कर दिया था बड़े स्टेट्स के लिए। बड़े स्टेट जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गए, और छोटे स्टेट्स के लिए पहले वो 20 लाख था, उसको 28 लाख कर दिया, जैसे कि गोवा वगैरह के लिए, है ना। पार्टी इन पावर के लिए क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं या जो भी पार्टी इन पावर में है, जो पॉलिटिकल अपॉइंटी है, वो किसी भी तरह की जो है वो ऑफिशियल जो है विजिट नहीं कर सकते। अनाउंसमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल ग्रांट, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट, कोई योजना जो है उसका अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कैसे होता है मैं आपको एक चेन बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करता है, जो कि जनरली जो स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो होता है, ठीक है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डीएम, जिसका डेजिग्नेशन इलेक्शन के समय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो जाता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। उनके नीचे जो है वो सीईओ ऑफ जिला परिषद, ठीक है, और एसपी, एसएसपी अगर बड़ा जिला है तो एडीएम्स जो इनके नीचे कार्य करते, और अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है ना। अच्छा, डीएम के नीचे एसडीएम की एक और चेन है। एसडीएम के नीचे जो है वो ग्राउंड लेवल पे आप देखो तो तहसीलदार, ठीक है, उनके समकक्ष जो है वो बीडीओ, ठीक है, एई, एक्सएन ऑफ पीएचडी
डिस्कॉम वगैरह, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर DYSPCA वगैरह, ये जो है वो पूरा ग्राउंड लेवल का जो है वो मशीनरी होती है जो कि इलेक्शंस का जो है ऑब्जर्वेशन करती है। यही जो मशीनरी है जो कि ये जितने भी मैंने ऊपर आपको बताए थे कि डिफेसमेंट ऑफ जो है वो पब्लिक पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, पोस्टर्स, बैनर्स, ठीक है, और किसी भी तरीके जो है एक्सपेंडिचर पर जो है वो नियंत्रण रखना, ठीक है, और फाइनेंशियल जो है वर्क है, ठीक है, उन पे जो है वो मॉनिटरिंग करना। तो ये सारी इन मशीनरी का काम है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए एक सी विजिल करके एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि ये बी अ विजिलेंट सिटीजन ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अगर किसी सिटीजन को पता चलता है, ठीक है, कि इसमें कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनल हेड स्पीच दे रहा है, ठीक है, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फेक डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए, तो सी विजिल ऐप पर जो है वो एक कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। इसमें फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन है जिसमें 100 मिनट्स में रेजोल्यूशन होता है। कैसे वर्क करता है, सिटीजन को पोर्टल पे जो है कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी, कंप्लेंट जाएगी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में, वहां से ये संबंधित जो है वो विभाग के अधिकारी या टीम को जाएगी, जिससे कि पहले 100 मिनट में जो है वो कंप्लेंट का जो है रेजोल्यूशन किया जाएगा। अगर संबंधित जो है विभाग के अधिकारी या टीम इसका जो है वो रेजोल्यूशन नहीं कर पाती है तो वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेज पे चली जाएगी और जहाँ 1 दिन रहेगी, ठीक है, और उसके नहीं होने पर ये सीधा इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर हो जाती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है वो कार्रवाई इसमें होती है। तो ये मोटा मोटी हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पढ़ा। अगर यूपीएससी मेंस में किसी भी तरह का कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से सवाल आता है तो आई थिंक मैंने इनफ पॉइंट्स बता दिए हैं जो कि आप आंसर राइटिंग में आप में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही एक मैंने जनरल ओवरव्यू बता दिया है, ठीक है, ताकि कोई भी एक अगर विजिलेंट सिटीजन है उसको अगर वो भी चाहता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, तो ये वीडियो उसके लिए भी है, ठीक है, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और इसके जो है वो इफेक्ट में आने के बाद क्या क्या जो है वो चेंजेस होते हैं पॉलिटिकल। तो थैंक यू। मैंने अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप जो है वो मुझे सपोर्ट करें ताकि, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, और ताकि इस चैनल की रीच उन सभी जरूरतमंद कैंडिडेट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट तक कैंडिडेट्स तक पहुंच पाए जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे आने वाले समय में ऐसे में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा जिससे कि उनकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके, और साथ ही में आने वाले समय में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टिप्स, ठीक है, जो भी कंटेंट की जरूरत होती है एक सोफिस्टिकेटेड और एक अच्छी तैयारी में, वो मैं जरूर बताऊंगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।